हेलो हेलो। हाँ, हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, रिकॉर्ड। हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आज सॉलिड, लिक्विड और गैस। रिकॉर्ड रिकॉर्ड बस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस टॉपिक ये पढ़ना है हमें। सबने पढ़ा होगा लि, देखो, लिक्विड में, गैस में बर्नौली की थ्योरम, पास्कल का लॉ ना, बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल का लॉ, डेंसिटी, ये सब चीजें जो है ये पढ़नी है। ये टॉपिक बहुत आसान है मेरे हिसाब से। फिजिक्स का जो सबसे इजी टॉपिक अपना है वो यही है। हम्म, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटा सा, देखो इधर, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ने से पहले ये जो देखो, जो हेडिंग पड़ी हुई है, ये है एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की आणविक संरचना या प्रकृति बोला जाता है। कि ये पहले इसको हेडिंग डाल देंगे, बस इतना डालना, ये वाला मत डालना। एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की आणविक प्रकृति या संरचना। एटॉमिक नेचर, एटॉमिक नेचर का मतलब क्या है? देखो, इस चीज को प्रूफ करने में, लिखना मत, अब तो थोड़ा बस सुनने वाली बात है, कि इस चीज को भी प्रूफ करने में बहुत टाइम लग गया कि कोई भी चीज जो है वो एटम्स की या परमाणुओं से बनी हुई है। पहले लोग, कुछ लोगों ने बोला, फिर उसका प्रूफ नहीं मिला, फिर ऐसे चलता रहा। किसी को ये नहीं पता था कि कोई एटम नाम की कोई चीज भी होती है। भारत में एक दार्शनिक थे, एंशंट हिस्ट्री में जिसने इसने पढ़ा है सबने पढ़ा होगा। उनका नाम था कणाद। उन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया था, कणाद का वैशेषिक फिलॉसफी दर्शन। उस वैशेषिक दर्शन में ये बात उन्होंने बोली थी कि जो, इधर देखो, जो मैटर है या कोई भी चीज है, वो कुछ अविभाज्य या इनडिविजिबल पार्टिकल से बनी हुई, अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ। लेकिन ना तो उसका, उस टाइम देखो, जो ऋषि लोग होते थे वो अपना ज्ञान से बात बोल देते थे, उसका ये थोड़ी ना होता साइंटिफिक प्रूफ डेरिवेशन करके दें ये लोग, देखो तो बोल दिया उन्होंने, बोल दिया। और वो बात उन्होंने प्रकृति के लिए बोली थी, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट, मतलब साइंस के हिसाब से नहीं बोली थी। लेकिन फिर भी वैशेषिक फिलॉसफी को भारत की फिजिक्स का सोर्स कहते हैं ना, वहां पे हम लिखते हैं सोर्स ऑफ इंडियन फिजिक्स क्या है, कौन सा दर्शन? बोल, वैशेषिक दर्शन। कड़ाद का नाम लिख लेना है यहाँ पर, हम पढ़ फिजिक्स रहे हैं लेकिन कम से कम नाम भी लिखना है, ये सब चीजें, क्योंकि एटॉमिक नेचर में काम के नाम है ये सब। अभी तक क्या कर रहा था मैं? वैशेषिक फिलॉसफी ऑफ कणाद। कणाद ऋषि का नाम है, और इसलिए इस फिलॉसफी को सोर्स ऑफ इंडियन फिजिक्स बोलते थे ना, भारत की भौतिकी का जनक। कौन सा दर्शन? वैशेषिक। कणाद ऋषि थे, कणाद। अब अच्छा, दूसरी चीज देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फिर भारत वाले पुराने साइंटिस्ट की वैसे भी मतलब जब से यूरोप और ये देश आगे बढ़े तो उन लोगों ने पूरी साइंस अपने ही कब्जे में कर ली, मतलब उन्हीं का नाम लिया जाता है। इंडिया के लोगों का तो बहुत कम ही नाम लिया जाता है। ग्रीक का एक दार्शनिक था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। इसका नाम पूछा गया है, मतलब सीजीएल के में। और नाम इसलिए सुनना इधर, क्योंकि उसने ये नाम दिया एटम। एटम वर्ड किसने दिया? डेमोक्रिटस ने, ग्रीक दार्शनिक है। ये नाम लिखना है दूसरा, डेमोक्रिटस। कम से कम ये दो नाम पता होने चाहिए ना। थोड़ा इधर कर लो चेयर अपनी, ठीक ठीक, यही कुछ नहीं दे सकल। डेमोक्रिटस ऐसे लिखना। एटम नाम किसने दिया, या अणु जो नाम है, या परमाणु जो नाम है, ये किसने दिया है? डेमोक्रिटस, बस।
इतना नाम लिखना था। ये दो नाम हो गए जो पुराने हैं और कभी कभार पूछे जाते हैं। कणाद का नाम तो हिस्ट्री में भी वैसे भी बहुत पूछा जाता है कि दार्शनिक जो 6 दर्शन होते हैं उसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट में। इससे भी पहले हम लोगों को क्या करना है, अभी तो हाँ, दो नाम तो अभी और लिखने हैं, लेकिन फिर इधर सब लोग, इनमें से कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाया, किसी ने दिया नहीं, ना तो कणाद ने दिया ना तो डेमोक्रिटस ने दिया। फिर क्या हुआ, टाइम बीतता चला गया, धीरे धीरे एक फिर अरस्तु आ गया। अरस्तु ने तो बहुत सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम किया था और बहुत चीजों में बहुत ऐसी चीजें बताई थी जो गड़बड़ी थी, लेकिन उसकी बात हजारों साल तक मानी गई। जैसे बार बार मैं पहले एक बार बता चुका हूँ कि उसने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है ना, बाकी सब हमारी तरफ घूमते हैं, तो वही सब मान रहे थे। तो उसने एक बात और कही कि बोला एटम वेटम कुछ नहीं होता, क्योंकि अच्छा वो लॉजिकल आदमी था, ऐसा नहीं ऐसे बोल दिया ना। तो उसने बताया कि भाई जैसे चट्टान है, चट्टान को आप किसमें तोड़ सकते हो, पत्थरों में तोड़ लो। पत्थर को भी तोड़ो तो छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, पेबल। उनको भी आप तोड़ दो तो पीस के पाउडर बना दोगे, तो फिर एटम कहाँ कहाँ है? तो पूरा आप उसको तोड़ते जा सकते हो अनलिमिटेड, मतलब पोजिशंस तक कम करते जाते हो। इसलिए उसने इस सिद्धांत को नकार दिया कि परमाणु अणु कुछ होता है। फिर आया एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, और बहुत बाद में ये, जिसका नाम था जॉन डाल्टन, जिसको जहां जहां से फिजिक्स शुरू होती है या केमिस्ट्री शुरू होती है। जो अभी नाम हमने लिखे ये तो पुराने नाम। डाल्टन का नाम बहुत ये साइंटिफिक नाम है, क्योंकि उसने पहली बार जो मॉडर्न एटॉमिक नेचर है, जिसको हम लोग बोलते हैं आणविक सिद्धांत पदार्थ का, उसका जनक किसको माना जाता है? डाल्टन को। क्योंकि डाल्टन ने ये चीज प्रूफ की कि कैसे हर चीज जो है वो अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बनी हुई। तो पहले हम लोग नाम इसका डालते हैं जॉन डाल्टन, और लिख देते हैं उसको एटॉमिक थ्योरी का जनक बोलते हैं ना, आणविक सिद्धांत का जनक, डाल्टन। डाल्टन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक थ्योरी का जनक। उसने ये चीज प्रूफ की, यहाँ है, नहीं है, हाँ ये देखो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। हालांकि वो उसका काम पूरा केमिस्ट्री वाला था, लेकिन उसे एटम का प्रूफ उसने किया। जैसे H2O का ही है, देखो ये ऑक्सीजन का लिखा हुआ है कि अगर आपने दो एटम हाइड्रोजन के लिए और एक ऑक्सीजन का लिया, तो उसका जो मास है, जो आपका H2O बनेगा, वो टोटल 18 एटम का होगा, यूनिट का होगा बाहर। इसका मतलब वो एटम आपस में जुड़ के एक नई चीज बना रहा है, एक नया तत्व बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। इससे उसने एटॉमिक थ्योरी अपनी प्रूफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगा ऐसे कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है ये बड़ी बेसिक चीज है, ठीक है। ये प्रूफ कर पाना कि ऑक्सीजन के एटम हाइड्रोजन के एटम जब आपस में जुड़ रहे हैं तब क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, या पानी का वो जो कंपाउंड बन रहा है वो वाटर है, H2O। और ये तभी हो सकता है जब मिल रहे हैं, जब उनके एटम आपस में दोनों के मिल रहे हैं। इससे उसने केमिस्ट्री के हिसाब से प्रूफ किया कि हर चीज, जो हर तत्व बना हुआ है ना, वो किसी ना किसी छोटे छोटे कणों के मिलने से बना हुआ है, और उनको मिलाकर हम नई चीजें बना सकते हैं। तब केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, केमिस्ट्री की रासायनिक क्रियाएं, कोई चीजें इधर से उधर मिलाई, उसने दो नई चीज बन गई। तो उसने बताया इसमें हो क्या रहा है, एटम आपस में जुड़ जा रहा है। इससे प्रूफ हुआ कि हर पदार्थ में एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। इसलिए एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है कौन? जॉन डाल्टन। कम से कम ये लिख रहे ना, दो ऑक्सीजन है छोटे छोटे, एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O। इसे एटम उसने बताया कि क्या है, एटम है। अच्छा, दो नाम और लिखने हैं हम लोग। जॉन डाल्टन का लिख लिया नाम, तो डाल्टन का तो लिख ही लेती, एटॉमिक थ्योरी का जनक। देखो इसको, अच्छा एटम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जिसको देखा नहीं जा सकता खुली आंखों से, इसलिए इसको प्रूफ कर पाना बड़ा मुश्किल था।
ठीक है, कि ऐसा होता भी है नहीं होता है, एटम है नहीं है। ठीक है, तो इसको एक एक इसका इनडायरेक्ट प्रूफ एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने दिया। तो हम जॉन डाल्टन की थ्योरी के नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, जिससे हमें उस जो जब हम जहां पर उसका नाम हमें लिखना है, नाम क्या सबको पता है, वो कॉन्सेप्ट और नाम। सुनना इधर देखो क्या हुआ। वो था रॉबर्ट ब्राउन। और ये ब्राउनियन मोशन सुना होगा, या ब्राउनियन गति बोलते हैं इसको, सुना है? इसने क्या किया देखो, जो पॉलेंस होते, पॉलन मतलब जो पराग कण पौधे के जो ऊपर फूल पे वो होते हैं, उनको पानी में डाला और फिर माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखा उसने। तो जो पराग कण है वो तो दिख जाते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, पराग कण। ठीक है, तो इसने उसको देखा उससे माइक्रोस्कोप से, और ये देखा कि ये जो पराग कण है पानी में, ये एक जगह नहीं रहते, ये इधर उधर भागते ही रहते हैं, इधर उधर। कभी इधर जा रहा है फिर वो उधर भाग जाएगा। तो इसने पूछा तो इसने ये लॉजिक निकाला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज इधर जा रही है ऐसे और फिर इधर भाग ली, फिर इधर भाग ली, मतलब कोई उसका गति का कोई एक सिद्धांत, एक डायरेक्शन नहीं है, इधर जाएगा उधर जाएगा कण, पराग कण। तो इसने बोला कि वाटर में कुछ ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो इस इन पराग कणों से टकरा रही है, समझना। इसीलिए जो परमाणु होता है उसको बारे में बोला जाता है कि वो इतना छोटा है कि वो आंखों से दिखेगा नहीं, वो क्या है, इनविजिबल है। तो इसने बोला कि पानी में के कुछ ऐसे कण हैं जो हमको आंखों से नहीं दिख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते, वो इन पराग कणों से टकरा कर इनका रास्ता बदल रहा है, इधर टकरा रहे हैं फिर उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और ये मोशन होता ही रहेगा अपने आप उसमें। इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसने इनडायरेक्टली प्रूफ किया कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी तत्व में क्या होते हैं, एटम होते हैं, अणु होते हैं। समझ में आया? नहीं, गीतांजलि नहीं आया तो लिख दो फिर। एग्जाम्पल में लिखना है, बस प्रूफ में लिखना है। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति, जो जिग जैग रास्ता होता है। अभी और ये बात लिख देना, वैसे लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, याद रहेगा कि ये पॉलेंस को उसने पानी में, वाटर में डाला और उसने एक जिग जैग मोशन को देखा, टेढ़ी मेढ़ी गति को, जिससे ये प्रूफ हुआ कि क्या होते हैं, एटम होते हैं। ब्राउनियन मोशन इसको कहते हैं, गति। अभी कुछ दिन, अब तो काफी दिन से हुई नहीं, तो मुझे लगा 10-15 दिन पहले साइंस की क्लास एमसीक्यू ले रहे थे हेमंत सर, तब भी पूछा था ब्राउनियन मोशन वाला क्वेश्चन। ये जिग जैग मोशन को क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन ये था, नाम। ये ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन। ये बायो में भी है, रॉबर्ट ब्राउन। इसने न्यूक्लियस की खोज की थी, जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, सेल का मतलब कोशिका का नाभिक, केंद्रक, उसकी खोज भी किसने की थी? सुनना नहीं है, नोट डाल के लिख देना, ब्राउनियन मोशन लिखना है, यहीं पे लिख देना है। बायो वाला हालांकि बातचीत होगी, लेकिन कम से कम पता तो रहे, रॉबर्ट ब्राउन। ये बायो में भी इंपॉर्टेंट है, वहीं पे नोट डाल के लिख देना। रॉबर्ट ब्राउन हैज आल्सो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन सेल। उसने सेल में, कोशिका में का जो नाभिक होता है या केंद्रक होता है, उसकी भी खोज की। तो चलो देखो इधर, अब सुनना, इधर देखो। कम से कम इन दो आदमियों ने ये, इधर सब लोग, ये प्रूफ करके बताया, और लोग धीरे धीरे ये मानने लगे कि ठीक है, हर चीज क्या बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। ठीक है, परमाणुओं से बनी है। फिर बात आती है, ये परमाणु है कैसा, कैसा होता है परमाणु, परमाणु में क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक पूरी नई फिजिक्स की एक ब्रांच शुरू हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला अलग टॉपिक ही हमारा, वो इसमें नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे आज। ये क्वांटम फिजिक्स जो है ये अलग है बिल्कुल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनकी सबकी गति के बारे में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया, एक चीज यहाँ पर कुछ तो लिखनी है हमेशा, वो समझ में आए इस मॉडल। फिर देखो, अब एटम देख तो सकते नहीं हो, लेकिन फिर भी
एटम के गुण को पता करने के लिए, एटम कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे क्या क्या होता है एटम के अंदर, तो उसकी खोज शुरू हुई। तो उसमें कुछ लोगों ने पहले बताया, नाम सुने होंगे रदरफोर्ड ने, कि एटम के बीच में क्या होता है, पूरा मास एटम का बीच में होता है, सेंटर में, और उसको एटम का न्यूक्लियस कहा जाएगा। फिर पता चला वो पॉजिटिव होता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन होगा उसमें। फिर पता चला जब पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, तो बैलेंस होने के लिए कुछ नेगेटिव होगा इधर, तो पता चला उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। फिर बहुत बाद में खोज हुआ कि नहीं, प्रोटॉन से इतना मास तो हो ही नहीं सकता, कुछ और होना चाहिए, तो पता चला एक न्यूट्रल भी नाभिक में रहता है, उदासीन पार्टिकल, जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये प्लस प्लस वाले क्या है, प्रोटॉन, ये ब्लू वाले क्या है, न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल प्रूफ होने में बहुत टाइम लग गया, बहुत साइंटिस्ट चले गए, ये हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये मॉडल सबको पता है कि नाभिक के केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, उसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। ये जनरल स्ट्रक्चर है एटम का, ये सब बना देना है, एक एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख भी देना है, प्लस प्लस नहीं, पी प्लस लिखेंगे तो इससे याद रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके हम लोग मॉडल बाकी उसमें मैंने बताया कि क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे कैसे डेवलप हुए मॉडल। ये जो मॉडल है, कौन बताएगा, किसको पता है, ललित बताओ, ये वाला मॉडल किसने डेवलप किया था? हाँ, नील्स बोर्स का मॉडल है, ये बोर का मॉडल है, और यही स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है जो हमारा एटम का होता है। फिर देखो इधर कुछ बातें इसके बारे में लिख लेते हैं, तो दो मतलब चार पांच फैक्ट्स हैं, ऐसे लिख लेते हैं, बेसिक है, पता ही रहते हैं। जैसे देखो इधर, फिर देखो देखो इधर सब लोग, ये हर एटम में होता है, चाहे जो जो भी तत्व हो। फिर नए नए तत्व खोजे जाने लगे इसी बेसिस पे, क्योंकि प्रोटॉन मास बढ़ाया जाता था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ाई गई, उसे नया तत्व खोज में आया। पता है, ये फिर से केमिस्ट्री वाली बात है कि जो तत्व पता थे उनके बारे में देखा गया कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, कितना भार उनके उसके एटम का होता है ना, उसके हिसाब से एक टेबल बनाई गई, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसके मेंडलीव की टेबल, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं ना। पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसने इन सभी तत्वों को सीक्वेंस में रखा, बढ़ते हुए क्रम में, कि किसका कितना मास बढ़ता जा रहा है ना। नाम कम से कम लिख देना, मेंडलीव है इक्वेशन, मेंडलीव की है, देखो पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव की। उसने बताया सबसे हल्का एटम किसका होगा, हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट इसलिए बोलते हैं एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। जैसे जैसे इधर बढ़ोगे उतना उतना भार बढ़ता चला जाएगा, उधर से इधर आओगे भार बढ़ता चला जाएगा, वेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मेंडलीव का नाम तो कम से कम लिख देना, ये ऊपर लिखा डेमेट्री मेंडलीव। इसने एटम्स को क्या है, सीक्वेंस में रखा, अरेंज किया मेंडलीव ने। ठीक है, एटॉमिक नेचर में हमें यही लिखना है, ये बातें जो पता है कम से कम, ज्यादातर चीजें। सॉलिड लिक्विड गैस में चीजें फिर अलग अभी लिखेंगे हम लोग। चलो, हमारा काम ये वाला नहीं है, ये तो अच्छा, ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये सब हमें बाद में पढ़ना ही है, बस ऐसे ही यहाँ पर एटॉम है तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया था। देखो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। देखो ये हाइड्रोजन का एटम है, बीच में देखो प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाए। देखो वहां पे न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पर दो न्यूट्रॉन है। ठीक है, जब प्रोटॉन एक जैसे हो, प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो ये सीक्वेंस लगा हुआ ना, ये सबको पता होगा, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4,
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। इसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। रुको रुको, प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ये लिख देना वहीं पे, जिसको नहीं याद रहता है वो लिख दो। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो बीच में बस प्रोटॉन देखे जाएंगे कितने हैं, उससे एटॉमिक नंबर उसका पता चल जाएगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इधर देखो। इधर देखो, ये हाइड्रोजन का एटम है। इसमें देखो प्रोटॉन उतने ही है, एक एक प्रोटॉन ही हाइड्रोजन में है, इसलिए हाइड्रोजन को 1 दिया गया है नंबर। प्रोटॉन एक ही होगा, क्योंकि हमने अभी लिखा एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन की संख्या। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ सकती है। अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें प्रोटॉन तो फिक्स रहे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इनको आइसोटोप कहा जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। मतलब हाइड्रोजन के ही हैं, देखो इसको इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। वो नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम कहलाता है, ये ट्राइटियम कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। एक न्यूट्रॉन आ गया, इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए। ये आइसोटोप्स बन जाते हैं, समस्थानिक बन जाते हैं। इनका अलग फीचर होता है, अलग विशेषताएं होती हैं क्वांटम फिजिक्स में। कौन सा? स्पिरिट, हाँ स्पिरिट। हम्म। हाँ, भारी जल बोलते हैं इसको। इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूटेरियम का। तो आइसोटोप लिख देना, छोटा सा वहीं पे लिख दो। ये कुछ एटम के फीचर्स हम लिख रहे हैं, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर की विशेषताएं, परमाणु मॉडल की विशेषताएं क्या है कि अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे, न्यूट्रॉन बढ़े, प्रोटॉन सेम रहे बट न्यूट्रॉन की संख्या बढ़े, तो वो क्या बन जाएंगे? आइसोटोप कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के हैं, और इनके 3 के नाम तो लिख ही देंगे हाइड्रोजन में। कौन कौन से हैं? देखो, नॉर्मल, इसको प्रोटियम बोलते हैं ना, वह नाम लिखा नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कहे जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बस इतना ही है यहाँ की चीज। अब अब जो चीज है वो नहीं लिखनी है, बस थोड़ा सा समझना है। देखो इधर, देखो अब होता क्या है। ये तो देखो, इधर एक एटम है हाइड्रोजन का, वो वाला मान लो, उसका जनरल वो वाला है, तो वो उसको हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन एक एटम है। अब इसको अगर आप 2 एटम जोड़ दोगे तो H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तब ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या कहलाते हैं इसको? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन भी इसमें जोड़ दो तो H2O बन जाएगा, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, तत्व। मतलब क्या है इधर सुनना, अगर सेम एटम है, एक ही हाइड्रोजन का ही एटम है, वो आपस में मिल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल या एलिमेंट कह देते हैं। एक ही तत्व है, क्योंकि अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। जब उसमें आपने ऑक्सीजन जोड़ दी तो ये क्या हो गया? H2O। तब इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है कंपाउंड। अब ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। कंपाउंड का मतलब होता है जो अलग अलग एलिमेंट है वो आपस में जुड़ जाए। जैसे हाइड्रोजन में ही अगर कार्बन जोड़ दो, ठीक है, तो CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, तो वो मीथेन का कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन में कुछ और जोड़ दो, जितनी चीजें जोड़ सकते हो जोड़ दोगे तो तत्व बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, सभी पदार्थ बने हैं। पहले कोई एटम है, उसका मॉलिक्यूल बना, फिर उस वो अलग अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और उससे अलग अलग तत्व बने। अभी जुड़ते कैसे हैं, बात यह है, फिर ये भी नहीं बताना यहाँ पर फिजिक्स, ये का है नहीं काम, फिर से केमिस्ट्री का काम है। ये जुड़ते कैसे हैं ये सबको बताएगा, क्योंकि ये जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या जोड़ते हैं? कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कभी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को बैलेंस करने के लिए दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, फिर अलग अलग बॉन्ड बनते हैं, बंध जिसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। नहीं पढ़ा है ना?
ये हमारा यहाँ काम नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए केमिस्ट्री में कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो पूरे नहीं होते तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दूसरे तत्व से। जैसे H2 और O आप पास में लाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में चेंज कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, किसी के पास ज्यादा होता है तो ट्रांसफर कर देंगे। अलग अलग कहानी है ना। अगर मान लो किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आइटम आया, उसने ज्यादा वाले ने कम वाले को दे दिया, तो बॉन्ड बनेगा, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, आयन बंध। अगर मान लो दोनों ने शेयर कर लिया और दिया नहीं एक दो को, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। ऐसे बॉन्ड बनते चले जाते हैं ना, अलग अलग तरीके के। ठीक है, ऐसे तत्व बनते हैं हमारे, बस इतना कहानी बतानी थी बस। लेकिन ये तत्व इन कितने कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आते हैं। अब हमारी ये वाला काम शुरू, कि जो तत्व बनेंगे ना, ये कई तरीके के बन सकते हैं, लेकिन ये चार जो स्टेट्स हैं, इधर देखो, इनको बेसिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, पदार्थ की चार मूलभूत अवस्थाएं। वरना कई अवस्थाएं और बनाई जा सकती हैं, आज के टाइम पे ये फिक्स नहीं है कितनी अवस्थाएं हैं, बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये चार ऐसी अवस्थाएं हैं जो अपनी प्रकृति में ज्यादा पाई जाती हैं। या तो वो पदार्थ आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ठोस में, या तो वो लिक्विड में मिलेगा, द्रव में, ठीक है, या तो गैस में मिलेगा, या तो वो प्लाज्मा या आयन की फॉर्म में बनेगा। वो किसी में नहीं जुड़ रहा है, वो इतना टेम्परेचर उसका है कि ऑक्सीजन का आइटम, हाइड्रोजन का आइटम अलग अलग खड़ा बस पड़ा हुआ है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, हाई टेम्परेचर वाला। जैसे जो सूर्य की किरणें ऊपर से जब चलती हैं तब उसमें बहुत प्लाज्मा होता है, लेकिन वो अंदर नहीं तक आ पाता है। क्यों नहीं आता अंदर? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो तो खाली अल्ट्रावायलेट बी को रोकती है, वो तो एक है पार्ट उसका, पृथ्वी की मैग्नेटिज्म की वजह से, चुंबकत्व की वजह से। पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो प्लाज्मा पार्टिकल्स को अंदर आने से रोक देता है। ठीक है। लेकिन ये चार बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है, हम लोग अब ये पहले नाम लिखेंगे कि फोर बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की चार मूलभूत अवस्थाएं कौन सी होंगी। और जिसको बॉन्ड वॉन्ड ना समझ में आए वो फिर केमिस्ट्री अपना समझना कि कैसे बॉन्ड बनते हैं। हाँ? सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? हाँ? कोवेलेंट बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आयोनिक सबसे ऊपर, फिर कोवेलेंट। नहीं, उसको वांडर वॉल बॉन्ड बोलते हैं, तो डाइपोल की वजह से वो बनता है, वो प्लस माइनस की वजह से, हाँ, वांडर वॉल बॉन्ड बोलते हैं उसको, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दो नाम कम से कम लिख ही लेना, बोल रहा हूँ जब। नहीं, हाँ, ये लिख लेना, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक। हाँ, आयोनिक मतलब आयन बंध, जहां पर इधर उधर ऐसे घुमा के देखो, मैं नहीं हटूंगा। हाँ, बिल्कुल आगे मैं दिख रहा हूँ, उतना बोर्ड छुटा हुआ है, बिल्कुल आगे। आयोनिक बॉन्ड, और वीकेस्ट होता है उसको वांडर वॉल बॉन्ड, वांडर वॉल बॉन्ड, बंध, वांडर वॉल बॉन्ड। चलो, अब ये हम लोगों को ये काम करना है बस आज, सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझना है। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ ही नहीं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या? अच्छा, ये तो देखो पता है, इधर देखो, सॉलिड का मतलब कि जहां पर एटम जो है बहुत पास पास में, ठीक है। लिक्विड का मतलब एटम थोड़ा दूर है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और गैस मतलब एटम बहुत दूर दूर है। प्लाज्मा मतलब वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई चार्ज है, प्लस या माइनस का, आयन इसलिए बोलते हैं। आयन मंडल ऊपर है ना, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की जब हम लेयर्स पढ़ते हैं, आयन मंडल का क्या काम होता है उस पे? आयन मंडल, ये बताओ। कौन बता रहा है? आयन मंडल, हाँ बताओ। हाँ,
तो रेडिएशन ना बोलो, कम्युनिकेशन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन यूज किया जाता है ना आयन मंडल से पूरा। चलो हम लोग पहली हेडिंग डाल देते हैं सॉलिड। फर्स्ट क्या है? सॉलिड। ब्रैग्स लॉ नहीं पढ़ेंगे बस, वो तो कोई काम का नहीं। सॉलिड में हमें बस दो चीजें पढ़नी, सॉलिड में तो ज्यादा कुछ है भी नहीं, लिक्विड गैस ही मेन काम का है सॉलिड में। पहली चीज देखो है, एक वर्ड है, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी। वो लिखा नहीं है, लिखना है तब भी। इलास्टिसिटी, जिसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। इलास्टिसिटी, जिसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। इलास्टिसिटी देखो इधर, इलास्टिसिटी वर्ड सबको, सबका सुना हुआ होगा, और वर्ड से ही पता चल जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या पदार्थ का वो गुण, या सॉलिड का वो गुण, जिससे अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो, बल अगर उस पर लगाया जाए, तो वो डिफॉर्म हो जाए, विकृत हो जाए, लेकिन वो बल हटाने से फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, रबड़ को आप मोड़ोगे, बल लगाया मुड़ी है, जब तक हाथ हटाओगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगी। स्प्रिंग है, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। फोर्स हटाने से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए, वो इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, इसलिए कुछ ठोस ऐसी चीजें हैं जो इलास्टिक हैं, और कुछ ठोस ऐसे हैं जो इनइलास्टिक होते हैं, जो इलास्टिक नहीं है, जैसे पेन। ये इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, इसको अगर आप फोर्स लगाओगे, ये ब्रिटल है ना, भंगुर बोलते हैं, अगर ज्यादा लगा दिया तो गया। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो प्रत्यास्थता क्या है? वो गुण होता है जिससे फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म हो जाए, विकृत हो जाए। लिख देना ये लाइन पहले, कि पदार्थ का वो गुण, या ठोस का गुण लिख सकते हो, ठोस में ही होती है इलास्टिसिटी, कि किसी ठोस का वो गुण जिससे जिसे बल लगाने में वो डिफॉर्म हो जाए, विकृत हो जाए। फोर्स लगाने में, और फोर्स को हटाने पर वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो एग्जाम्पल लिख देना, स्प्रिंग और ये सब चीजें, इलास्टिसिटी हो गई। ठीक है। ये देखो, अब देखते हैं हम लोग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं देखो, कई सारे लॉ तो फिजिक्स में ऐसे हैं, बस खाली नाम के लिए पूछे जाते हैं कि ये कौन सा लॉ है, बता दो बस। तो लेकिन है वो इतनी बेसिक चीज, जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी उसको भी पता है कि क्या होगा इसमें। इधर देखो, ये है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सुनो इधर सब लोग, ये रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक का लॉ क्या कहता है? ये बोलता है कि जो, अगर हम, या ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जो विकृति की सीमा होती है ना, लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन, कि कितना मुड़ेगा, रबड़ कितनी मुड़ेगी या कोई चीज कितनी मुड़ेगी, जो विकृति की सीमा है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती, प्रोपोर्शनल होती। जितना फोर्स लगाओगे उतना बल। तो देखो इसलिए लिखा हुआ है कि, ऐसे नहीं लिख सकते, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है। स्प्रिंग जो ये है विकृति की सीमा, कि वो कितना, देखो फोर्स अगर ये आपने लगाया है ना, तो इतनी स्प्रिंग बढ़ी, ज्यादा लगा दिया तो ये 2x बढ़ रही है, इसका मतलब दो गुना फोर्स लगा होगा। यहाँ पर जब x स्प्रिंग डिफॉर्म हुई है, विकृति आई है, तो F फोर्स लगा है। जब 2x आई है तो 2F लगा होगा, मतलब दो गुना बल लगा होगा, क्योंकि जो विकृति की सीमा है वो बल के अनुक्रमानुपाती हो। यही बस हुक्स लॉ है, लिखना है, ये प्रोपोर्शनल वाला लिखना है हमें पहले। हुक्स लॉ की रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। विकृति की सीमा लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है।
ये हुक्स लॉ है बस। जितना फोर्स उतना वो। ये देखो, एक चीज, एक वर्ड और लिखना है इधर, देखो। देखो सब लोग इसमें, ये नाम, ये वर्ड कभी कभार बस पूछ लिया जाता है। देखो वर्ड ई, ई पॉइंट पे लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट। इसको बोलते हैं लोच की सीमा। मतलब क्या है, इससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे, इस लिमिट से ज्यादा, तो वो चीज टूट जाएगी। उसके अंदर इलास्टिसिटी वाला गुण नहीं रह जाए। स्प्रिंग ज्यादा ज्यादा ही फोर्स से खींचोगे, उसकी भी एक लिमिट होगी, फिर वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो इलास्टिक लिमिट वो सीमा होती है जिसके बाद वो चीज क्या हो जाती है, टूट जाएगी। उसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण नहीं होगा, ब्रिटल हो जाएगी, टूट जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। लिख देना है इलास्टिक लिमिट क्या है। ऐसे देखो लिखा हुआ है, इफ द स्ट्रेस इज या फोर्स इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस वैल्यू द वायर ब्रेक्स। अगर बल ई, ई पे लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाओगे तो टूट जाएगा। तो लोच की सीमा क्या कहलाती है, कि वो लिमिट जिसके ऊपर, जिसके बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करने से वायर ब्रेक हो जाएगा, वो इलास्टिक लिमिट कहलाएगी, लोच की सीमा। बस जल्दी टाइम निकल गया। हाँ क्या, हाँ इसमें साफ है, इसमें साफ आ रहा है। चलो बस ये हुक्स का लॉ हो गया बस, और कुछ नहीं है इसमें लॉ में। एक चीज नोट डाल के हमें रॉबर्ट हुक के बारे में लिख देनी, जैसे हमने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में लिखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस खोजा था सेल का, और रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी। सेल की डिस्कवरी, बायो, फिर से बायो का काम है, दोनों बायो वाले यहीं पे आ जाते हैं फिजिक्स में। रॉबर्ट हुक जो है, इसने, हाँ, इसने सेल की डिस्कवरी की थी। नोट डाल के लिख देना इसका, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज कर दी हुक ने। अरे 65। 1665, रॉबर्ट हुक। चलो ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सॉलिड में भी, लिक्विड में, गैस में, सब में भी है, तो हम लोग यही पढ़ लेते हैं क्योंकि वो सब में अप्लाई होगा आगे। और उसको बोलते हैं डेंसिटी या घनत्व। डेंसिटी या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितना अच्छे से वो समझ में आता है, उतना अच्छे से आगे लिक्विड और गैस वो चीजें समझ में आएंगी। इसको क्या बोलते हैं, घनत्व। पहले सुनना, इधर देखो, घनत्व क्या होता है, अभी फॉर्मूला मत लिखना, डेंसिटी हेडिंग डाल दो, उस पर लिख भी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इधर, घनत्व वर्ड सब लोग, मतलब हमेशा अप्लाई होता रहता है। ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जनरल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे सोचो, अभी इतने लोग इस क्लास में बैठे हो, तो इसमें कुछ घनत्व है, डेंसिटी बोला जाएगा, इतने एरिया में इतने लोग बैठे हो। अभी इतने सभी लोग चल के उस बड़े वाले क्लास में हो जाओगे तो घनत्व कम हो जाएगा, मतलब लोग उतने ही हैं, एरिया बढ़ गया। ठीक है, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो डेंसिटी को बोलते हैं इसलिए, बोलते हैं कि लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ सेम साइज ऑब्जेक्ट। ये अगर देखो, सेम साइज के ऑब्जेक्ट, आकार इतना ही है सेम, और यहां पर आयरन रखा है, ये इतने आकार का, ये लकड़ी है, वुड है, तो हमको पता है कि किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका है, आयरन का। क्योंकि आकार अगर सेम है, तो जो चीज ज्यादा हैवी होगी, वो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो घनत्व को इसीलिए बोलते हैं कि लाइटनेस और हैवीनेस, हल्कापन या सेम आकार, बराबर आकार की चीजों का भारीपन या हल्कापन, ये क्या कहलाता है,
डेंसिटी घनत्व कहलाता है। ये हम लिख देंगे, पहले ये लाइन लिख दो। ये जनरल लाइन है, डेफिनेशन तो ऐसे कभी नहीं पूछी जाती, पता होना चाहिए कि लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ सेम साइज ऑब्जेक्ट, ये बराबर समान आकार की चीजों का हल्कापन या भारीपन। और ये हल्कापन भारीपन ललित क्यों आएगा? अरे बता दो, बोल क्यों आएगा हल्कापन भारीपन? ऐसा क्यों हो रहा है? आयरन और वुड में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये भारी और वो वुड? हाँ, क्योंकि जो मास, जो एटम है वो बहुत पास पास में आ रहे हैं। नहीं, एटम, हाँ, कम है बहुत। हाँ, तो बोलो। हाँ, क्योंकि देखो इधर सब लोग, अब बात आती है कि डेंसिटी डिपेंड, घनत्व तो निर्भर करता है दो चीजों पर, एक तो मास पर और दूसरा स्पेस पर, आकार पर। मास और स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है, इन्हीं दो चीजों पर तो हुआ निर्भर। देख लो कि कितने एटम, मास का मतलब कितने एटम हैं और वो कितनी दूरी में रखे हुए हैं, या इन दो चीजों पर घनत्व निर्भर होता है। अच्छा, तो देखो, अब स्पेस को यहां पर किससे दिखाया गया? वॉल्यूम से। और मास हमारा, और मास में ही है। तो देखो घनत्व क्या होता है, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, सुनना है था, देखो इतने लोग ही, अभी हम लोग उस क्लास में जब जा रहे थे तो घनत्व कम हो जा रहा था, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि उस क्लास हॉल का साइज ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ा, घनत्व कम हो गया। अभी 10 लोग इस क्लास में और बैठ जाएं आके, मतलब मास बढ़ा दो, तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो घनत्व इज, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे, घनत्व बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे अलग अलग, फिर एक में लिखेंगे कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और दूसरे में लिखेंगे डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस या वॉल्यूम। स्पेस भी लिख देंगे जिससे याद रहेगा, अलग अलग, फिर एक में कर देंगे, एक फॉर्मूले में। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये डेंसिटी है। डेंसिटी की, इसलिए देखो यूनिट निकली हुई है, इसमें लिखना है हमें। डेंसिटी की यूनिट इकाई क्या हो गई? ऊपर है मास मतलब किलोग्राम, इसको ग्राम में भी लिख सकते हो। वॉल्यूम मतलब क्यूब में होता है ना, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की इकाई क्या हो गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट निकालनी, लिख देनी है नीचे डेंसिटी की, घनत्व। इंडिया की डेंसिटी कितनी है, कौन बताएगा? इंडिया देश की भी डेंसिटी होती ना, वहां वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पर एरिया होगा, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भारत में। जनगणना में ये क्वेश्चन वैसे भी पूछे जाते हैं। अनिष्का को बताना है, दिल्ली की डेंसिटी ज्यादा है या अंडमान निकोबार की डेंसिटी ज्यादा? क्यों? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, बताना क्यों, बाकी बताओ। लोग ज्यादा हैं तो, बस खाली लोग ज्यादा हैं? दोनों चीज देखिए, देखोगे मास ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी क्या है? दिल्ली की ज्यादा है ना डेंसिटी, क्योंकि देखो दिल्ली का आकार जो है, एरिया, वो तो फिक्स है, इतना ही है, छोटा सा, लेकिन लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। दिल्ली की बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी घनत्व। भारत की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 2011 की सेंसस में शायद 829 था, 829 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। दिल्ली में तो 15-16 हजार रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, एनसीआर में। ये तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है घनत्व। ठीक है, तो चलो ये अगली चीज देखो इस डेंसिटी की, बस बस, इधर देखो, डेंसिटी पर दो चीजें असर डालती हैं, डेंसिटी कम ज्यादा करना है।
ठीक है, अब हम फिजिक्स पे आते हैं। अब हाँ, जनगणना छोड़ छोड़ के फिजिक्स पे आते हैं। लिक्विड गैस, इन चीजों में सॉलिड लिक्विड गैस, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर, कौन सी दो चीजें, टेम्परेचर और प्रेशर, ये डेंसिटी घनत्व पर असर डालते हैं। ठीक, क्योंकि देखो, अगर मास मास को तो पता ही है हमें, मास अगर फिक्स है तब भी आप घनत्व को कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो चीजें कौन सी हमने बताई, टेम्परेचर और प्रेशर, ये डेंसिटी पर असर डालते हैं। होता क्या है, ये सबको पता है। देखो, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस, और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और फिर वो गैस में हो। पार्टिकल दूर दूर चलते चले जाएंगे ना, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता चला गया, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा ना, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है जो द्रव्य होते हैं, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका घनत्व कम होने लगता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने लगता है, पार्टिकल दूर जाने लगते हैं गर्म करने पर, इसलिए घनत्व कम होने लगता है। प्रेशर बढ़ाने पे उल्टा होगा, नहीं, प्रेशर बढ़ाने में पार्टिकल पास आने लगेंगे, वॉल्यूम कम होने लगेगा, और प्रेशर जब कम होगा तो डेंसिटी बढ़ने लगेगी। पहले नोट डाल के लिखना है, टेम्परेचर और प्रेशर ये घनत्व पर असर डालते हैं या चेंज करते हैं, कैसे करते हैं लिखना है पूरी बात। और ये लिख लिख देना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे होगा, सॉलिड लिक्विड में होगा, लिक्विड गैस में होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, और वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम हो गई। हो गया, दोनों हो गए, टेम्परेचर प्रेशर। देखो, एक ये नाम लिख देना, कभी कभार पूछ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है ओस्मियम, 76 एटॉमिक नंबर होता है इसका, ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला एलिमेंट है, सबसे ज्यादा डेंस एलिमेंट, सबसे ज्यादा कठोर नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो डायमंड है, सबको पता होता है, को पूछा था, लेकिन सबसे ज्यादा डेंस एलिमेंट कौन सा है, ऑस्मियम, 76 एटॉमिक, नोट डाल के लिखना है इसके नीचे, डेंसिटी पढ़ रहे हो यहीं पे लिखना है, ऑस्मियम, ऊपर नंबर 1 वाला बस, ऑस्मियम, ऑस्मियम, एटॉमिक नंबर 76, बस ये सब मत लिखना कुछ कहानी, डेंसिटी नहीं लिखनी है, बस नाम लिख देना, एलिमेंट कौन सा है, ऑस्मियम है, 76 एटॉमिक नंबर, वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला तत्व है, एलिमेंट। देखो देखो लिखे जा रही है अपना, क्या लिख रही हो, ईयर ईयर लिख रही हो, फोटो ले लो, ये सब ये देखो, कभी तुमसे पूछेंगे भी ये, कुछ मत लिखना फालतू में, खाली है उसमें हम नाम लिखना है। हाँ, अरे हाँ, एक चीज देखो यहाँ पर, ये हालांकि ये फिर से हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में ये वाली चीज पढ़नी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ते हैं अभी, ये पहले बताना चाहिए था उस बात के, अभी मैंने बताया, देखो इधर, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, घनत्व कम होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा घनत्व कम होगा। मतलब क्या है, अगर आप कोई डायग्राम बनाओ ऐसे, यहाँ पर टेम्परेचर है और इधर घनत्व है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे घनत्व ऐसे आना चाहिए ना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, घनत्व डेंसिटी नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन इसका सिर्फ एक अकेला एक्सेप्शन है, पानी, वाटर, वाटर बहुत एक्सेप्शन वाली चीज है, ठीक है, इसलिए वाटर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही डेंसिटी में वाटर का पूछा जाता है। वाटर का घनत्व क्या है, देखो इधर, इधर जनरली तो वो होना चाहिए, वाटर का क्या होता है कि जब टेम्परेचर, कहाँ गया, फिर रह गया नीचे, रुक जा थोड़ा ऊपर और कर, हाँ अब दिखेगा, देखो इधर, ये डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, इधर बढ़ रहा है, देखो, अगर आप
नेगेटिव से टेम्परेचर इधर बढ़ाते चले आ रहे हो, जैसे -20 है -10 करोगे तो देखो डेंसिटी धीरे धीरे कम कम होगी। फिर जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आओगे ना, तो इसकी घनत्व एक साथ में बढ़ जाएगा 0 से 4 तक, 0 से 4 पर, और 4 पे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वाटर की, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर 4 के बाद ये फिर वही वाला जनरल रूल फॉलो करने लगता है पानी, कि 4 के बाद में क्या होगा, कम होने लगेगी, ऐसे ये वाला रूल। हालांकि सब सब ऐसे ही बस इतना ही रूल फॉलो करते हैं, ये होना चाहिए था। बस वाटर एक ऐसी चीज है जो 0 से 4 डिग्री तक इसका घनत्व तो बढ़ता है, और 4 डिग्री पर डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब क्या है, देखो इधर, D इज इक्वल टू M अपॉन V। डेंसिटी हाईएस्ट 4 पे होगी, इसका मतलब वॉल्यूम सबसे कम होगा। वाटर का वॉल्यूम सबसे कम क्या होगा, 4 डिग्री पर, 4 डिग्री। पहले हम लोग लिखेंगे, ये बात लिखते हैं नोट डाल के, एक्सेप्शन है क्योंकि ये वाटर, और ये पूछा बहुत जाता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे लिख ही दो नोट में, हेडिंग टाइप का, इसमें 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, और पूरी बात ऐसे लिख देना जो अभी लिख चुके हो ऑलरेडी, कि बाकी एलिमेंट्स की डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, लेकिन वाटर की 0 से 4 डिग्री तक बढ़ती है। 0 से 4 डिग्री तक आओगे बढ़ेगी, फिर आफ्टर 4 डिग्री वो कम होने लगेगी। लिख लो, तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसलिए वाटर का वॉल्यूम सबसे कम क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि डेंसिटी हाईएस्ट है, इसलिए वॉल्यूम लोएस्ट होगा। इसीलिए कहते हैं, देखो इधर सब लोग, कि पानी को ठंडा करने पर, बर्फ बनाने पर पानी का आकार बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। उल्टा भी वो प्रूफ होगा ना, उल्टा भी तो सही होगा। देखो इधर, अगर आप ठंडा करने लगो, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, आप ठंडा करना है, उधर जाओगे आप, ठंडा करने लगोगे, ठंडा करने लगोगे, मतलब क्या है, डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या है, कम हो रही है। ऊपर से देखो, 4 से नीचे गए, 4 पे कहाँ पे थी, उधर जाओगे, कम हो गई। डेंसिटी कम हुई मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आकार बढ़ गया, इसीलिए बोतल फट जाती है। ठंड में बोतलें क्या होती हैं, पाइप फट जाती, क्वेश्चन पूछे जाते ना, ऐसा क्यों होता है कि ठंड में पानी की पाइप या बोतलें फट जाती हैं, क्या क्या, हाँ क्यों क्यों बताओ, कि क्या है, कि 4 डिग्री की तरफ, या 4 डिग्री से कम उधर जाने पर, ये लाइन वैसे क्वेश्चन ही लिख दो ये, ऐसा क्यों होता है कि ठंड में पानी की बोतल या पाइप फट जाती है। अभी हम डेंसिटी पे ही हैं, 1 घंटा हो गया। क्यों होता है, जल्दी से लिखो, शॉर्ट में लिखा करो, क्या लिखा ललित, बस ये, अरे आंसर लिखना था क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है तुमको सबको। हाँ, अब आंसर लिखो, मैं बता चुका हूँ क्यों होता है उसमें, क्योंकि डेंसिटी कम होती तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम होने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, आकार बढ़ गया तो फट जाएंगी। हाँ? नहीं, ये तो फिजिक्स वाला भी है, ये वाली इधर देखो, जो वाटर का पानी जो है, पानी का जो स्टैंडर्ड घन, अच्छा एक चीज और देखा, डेंसिटी को डी से भी और रो से भी, ये दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को। देखो डेंसिटी जो वाटर की है, ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी हमने लिखा था ना, कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब। तो पानी का स्टैंडर्ड घनत्व कभी कभार पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी कितनी है ये, या इसको हम ग्राम सेंटी, ये पूछा गया है इसलिए लिख रहे हैं इसको, इधर देखो, इसको हम ग्राम सेंटीमीटर में बोल लिख सकते हैं, मतलब
ये 10⁻³ हो गया ना, 1000 किलोग्राम को ग्राम में करो फिर 1000 हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर करो 100 हो जाएगा। 100 का क्यूब, 100 का क्यूब क्या होता है? 6 हो जाए, नहीं पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए इसको ये भी लिख सकते हैं 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ये या किलोग्राम मीटर क्यूब में ये, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ये वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी बता रहे हो कुछ? अच्छा अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड लिखना। चलो बस इतनी ये बातें हमारी डेंसिटी की हो गई कि घनत्व कैसे कम ज्यादा होता है। राजू, कौन सी दो चीजें असर करती हैं घनत्व पे? टेम्परेचर और प्रेशर असर डालती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी नहीं है। क्या बढ़ाने पे? बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि याद रखो पार्टिकल दूर दूर जाने लगते हैं यार, वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे वाली चीज वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी ना। तो ये डेंसिटी, डेंसिटी बहुत काम का टॉपिक है, आगे अभी अभी और आएगा लिक्विड में। डेंसिटी के हिसाब से ही तैरना जो होता है फ्लोटिंग, उसके नियम तय होते हैं। ठीक है, कौन सी चीज पानी पे तैर सकती है, किस पे तैर सकती है, किस पे नहीं तैर सकती, ये चीज एक बड़ी ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत अरे लो, अभी एक और टॉपिक है इसमें है अभी, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसको भी लिखेंगे पहले जल्दी। रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व बोलते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी। देखो कुछ नहीं है इसको, एक और सापेक्ष घनत्व लिखा, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, या तो रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस पे ये इस वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। देखो सापेक्ष वर्ड तो पता है, एक तुलना करनी किसी से, तुलना करनी है ना, ठीक है, इसीलिए देखो इधर इसका फॉर्मूला क्या है, देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी चीज का ऊपर घनत्व लिखा और नीचे पानी का घनत्व, मतलब वाटर की घनत्व से तुलना कर देनी है आपको। तो ऊपर लिखा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी तत्व का घनत्व, किसी भी चीज का घनत्व, नीचे पानी का घनत्व, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हो गया कि रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या होती है, यूनिट। पिताजी बताओ रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? दीपा बताओ, जो क्या बोला उसके ऊपर से गया है सब, तो पूछो ही मत दोबारा उससे। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट अलग बताओ, कौन कौन बताएगा? अकेली कुछ ही चीज ऐसी हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है, और ये यूनिट देखो ऊपर आपने क्या लिखा, इसकी यूनिट वही लिखी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे भी लिखा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों कट गए, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसलिए फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी है या क्वालिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं। कौन सी? रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। और बड़ा सा नोट डाल के लिखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, कैंसिल वो। सापेक्ष घनत्व का कॉन्सेप्ट बहुत अप्लाई किया जाता है दो चीजों में, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी बहुत टाइम तक चल सकता है वैसे, अच्छा इतना टॉपिक ये वो है। देखो इधर सॉल पूरा होगा, सॉल लिक्विड गैस, तब होगी क्लास। देखो इधर क्या बताने जा रहा है, हाँ रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, देखो एक तो चीज इसमें, ये अभी बस लिख लेते हैं, आगे लिक्विड में हम जब तैरने वाले नियम पढ़ेंगे फ्लोटिंग वाले तब समझ में आएगा कि अगर देखो कोई हल्के घनत्व की चीज है और नीचे भारी घनत्व की चीज है, तो वो तैर सकती है उस पर, जैसे पानी है, पानी के ऊपर तेल तैर लेता, ऑयल क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि पानी का घनत्व कहाँ गया, ये देखो इधर, ये देखो घनत्व लिखा हुआ है, ये वाटर का घनत्व है, हमने लिखा है 4 डिग्री पे जो वो किया गया। तो पानी में अगर आप चीनी डालोगे अंदर घुस जाएगी, देखो घनत्व ज्यादा है, तो ज्यादा घनत्व वाली चीजें सिंक कर जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, कम घनत्व वाली
पानी के ऊपर आइस डाल दो, आइस चलता रहता है। तो इतना बड़ा देखो आइसबर्ग होता है जो बर्फ का पहाड़ तैरता रहता है पानी में, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है। ऑयल होगा, उसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कम है। तो कम घनत्व वाली चीजें भारी घनत्व, ज्यादा घनत्व वाली चीजों पर तैर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। जी नहीं लिखना है सब, कोई भी चीज जी वाला वो वाली नहीं है, सब लिख देना पॉइंट तुरंत। भरोसा नहीं दिमाग का ना, सब ना कब याद रहे कब ना याद रहे, छोटी चीजें तो भूल जाते हैं। हम्म। हम्म। इसको तो इधर ऐसे चेयर कर लेने दो तुम, और लेट आओ, प्रॉब्लम हो रहा है। जल्दी डालो आके। अरे जल अरे तो इधर इधर डालो, अनुष्का थोड़ा इधर कर लो। नहीं है देखो। हाँ ठीक है। हाँ हो गया। अच्छा दूसरी चीज देखो, हाँ कौन बताएगा ये, डेंसिटी को शशि बताएगी। डेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, घनत्व नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पलट दो दीपांशु पेज, लिखा था, पता नहीं क्लास ही नहीं की होगी। हाँ था, तुम थे यार पहली क्लास। कौन बता रहा है, डेंसिटोमीटर था, लेकिन यार मेन वाला, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मेन था हाइड्रोमीटर। दूध की डेंसिटी के लिए लैक्टोमीटर। तो हाइड्रोमीटर लैक्टोमीटर तो दो लिख ही देते हैं। हाइड्रोमीटर मेन इंस्ट्रूमेंट है जो घनत्व को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डेंसिटोमीटर भी था, सही है। हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर, डेंसिटी को मेजर करने के लिए। हो गया। जल्दी इधर देखो, लास्ट पॉइंट, वो तो बस स्टोरी है, थोड़ी सी समझ में आएगी। देखो इधर डेंसिटी का यूज है, ये बड़ी काम की चीज है ये वाला, और इंटरेस्टिंग, ये सबने सुनी भी होगी, ये इंटरेस्टिंग। अरे देख लो इधर, ये और ये डेंसिटी की इंपॉर्टेंस बताई, बताने के लिए स्टोरी। हम जब, अरे रुक लो, फ्लोटिंग वाला पढ़ेंगे तब आर्किमिडीज को पढ़े देखेंगे भी। आर्किमिडीज एक बार बोलते हैं कि जो वहां के ग्रीक के राजा थे, उसने अपना सोने, और ये रियल स्टोरी होगी क्योंकि आर्किमिडीज के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि आर्किमिडीज, उसने अपना एक सोने का मुकुट बनवाया, किसी को सोना दिया, और जो बनाता था उसने सोने का मुकुट बनाया। फिर पता चला उसने सोने में कुछ मिला दिया, सोना निकाल दिया उसने, और सोने में बाकी चीजें धातुएं मिला दी, मतलब करप्शन कर दिया, भ्रष्टाचार। अब उसने आर्किमिडीज को बुलाया कि भाई पता करो कि क्या है, इसने क्या मिलाया दिया, कैसे, तुम तो भाई इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े साइंटिस्ट हो। आर्किमिडीज की हालत खराब। आर्किमिडीज ने बोलते हैं, उसने उसको बोला कि मैं मेजर कर सकता हूँ इसको, तोड़ तोड़ के इसका आकार, कितना सोना आपने कितने किलो दिया था, फिर इसका एरिया निकाल निकाल के ना, पूरे जो ट्रेंगल ऊपर बने हुए हैं उनका भी, सबका मेजर। तो उसने मना कर दिया कि भाई कि आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ोगे नहीं इसको, मुकुट को, ऐसे मेजर मेजर करो। तो कहते हैं परेशान रहा बहुत दिनों तक ये वो। फिर ये एक दिन, ये देखो लिखा हुआ है कि अपने टब नहाने के लिए अपने टब में बैठा, तो इसने देखा कि पानी बाहर गिरा। तब इसके दिमाग में ये आइडिया आया, और फिर इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये यूरेका यूरेका कहता हुआ भाग लिया बिना कपड़ों के राजा के पास। यूरेका ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आजकल बोला जाता है यूरेका, मतलब एक ग्रीक में बोलते हैं आई हैव फाउंड इट, मतलब मुझे सोल्यूशन मिल गया, बताने हुए। तो उसने क्या, कैसे कैसे करोगे, तो उसने डेंसिटी का यूज किया। क्या बोला कि जितना, इधर देखो, जितना, अगर कोई व्यक्ति फ्लोट कर पानी में गया है, तो वो उतने ही वेट का पानी डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। और अगर टब बिल्कुल फुल भरा हुआ है, तो जितना पानी नीचे गिरेगा ना, वो उसके वेट के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो उसने बोला अब क्या करना है, तो उसने कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई एक तराजू लेना है, स्केल लेना है। अगर आपने 1 किलो सोना दिया था शुद्ध, तो 1 किलो सोना दो शुद्ध। 1 किलो सोना रखा मतलब पहले मुकुट रखा जाएगा, उतने बराबर, उसके बराबर ही सोना रखा जाएगा, और फिर उसको उस स्केल को नीचे लाओगे पानी में। और अगर उसने कोई दूसरा एलिमेंट मिलाया होगा उसमें, तो डेंसिटी अलग हो जाएगी पानी, उसका जो उत्प्लावन बल, जो ऊपर बल लगता है, वो अलग हो जाएगा, और वो स्केल फिर डिसबैलेंस हो जाएगी।
तो इसने डेंसिटी का यूज करके जो मेटल्स हैं उनकी क्वालिटी भी या शुद्धता जांच करने का वो खोज दिया आर्किमिडीज ने। तो 300 बिफोर क्राइस्ट आर्किमिडीज का नाम। इसलिए हम लोग अभी फ्लोटिंग वाले रूल्स में इसको देखेंगे। ये बस डेंसिटी, हाँ, अशोक के टाइम, हाँ सोच लो। तो हम इसके फ्लोटिंग के रूल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये डेंसिटी हमने पढ़ा, ये बहुत काम का टॉपिक है, इसलिए हमने इसका यूज होगा भी लिक्विड में। ये हमारा सॉलिड वाला काम हो गया। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं कौन सा, लिक्विड्स।